किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको पता ही है जीव जंतु वृद्धि करते हैं। वनस्पतियों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन जीव जंतुओं में वृद्धि एक आयु सीमा तक चलती है। चित्र में देखिए, आपको एक बालक का चित्र दिखाई देगा। ये बाल विकास की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। सबसे पहला चित्र शैशवावस्था का है। ये 0 से लेके 5 साल तक होती है। उसके बाद बाल्यावस्था आ जाती है, जो कि 5 से लेके 10 साल तक चलती है, 10 या 11 साल तक। इसके बाद हमारी किशोरावस्था आती है, जो 11 से लेके 18 या 19 वर्ष तक चलती है। उसके बाद पौर्णावस्था आ जाती है। आप सभी इस समय किशोरावस्था में होंगे, 11 से लेके 18 वर्ष के बीच में। तो चलिए आज जानते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोल्स्केयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसमें लड़कों के वृषण से शुक्राणु निकलने लगते हैं और लड़कियों के अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है। अर्थात इस अवस्था में जननांगों का पूरा विकास हो जाता है। यह 11 या 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है। आइए अब हम जानते हैं किशोरावस्था में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आप सभी समय किशोरावस्था में ही होंगे, तो आपको पता ही होगा किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। लड़कियों में शुरुआत पहले हो जाती है लड़कों की अपेक्षा। लंबाई में वृद्धि, लड़के और लड़कियों दोनों में लंबाई में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। शरीर की हड्डियों के कारण हाथ और पैरों की लंबाई बढ़ने लगती है, जिसके कारण बालक और बालिकाएं लंबे होना प्रारंभ करते हैं। लेकिन शुरुआत में लड़कियां तीव्र गति से बढ़ती हैं। 18 वर्ष तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। 18 वर्ष तक बालक और बालिकाओं की लंबाई पूर्ण हो जाती है। इसके बाद उनमें लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। आनुवंशिक लक्षण तथा संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक कारण आप सब जानते ही हैं, जो लक्षण माता पिता से संतति में आते हैं। और संतुलित आहार तो आपको पता ही है, इसमें क्या क्या होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आते हैं। इनका सेवन करने से लंबाई पर प्रभाव पड़ता है और अच्छी लंबाई आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग संतुलित आहार का सेवन किया करिए। शारीरिक बनावट में परिवर्तन, किशोरावस्था में शारीरिक बनावट में परिवर्तन आने लगते हैं। लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। स्वर में बदलाव, किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिंगस का विकसित होकर बड़ा हो जाता है। चित्र में देखिए, आपको ये दिख रहा होगा। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे कंठमणि एडम्स एप्पल जिसे कहते हैं उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये देखिए, ये चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप लोग अपने गले में भी देख सकते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है। लड़कों में ये स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि लड़कियों में अपेक्षाकृत छोटा होता है।
लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है और लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी होता है, इसलिए लड़कियों की आवाज सुनने में मधुर प्रतीत होती है लड़कों की अपेक्षा। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता। आप लोग इस समय देखते होंगे चेहरे पर मुहासे आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण होता है। किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। चित्र में देखिए, ऐसा आप देखते होंगे। मुहासों से आप सब लोग परिचित होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि स्वेद ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। जननांगों की परिपक्वता। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। किशोरावस्था में मानसिक बदलाव भी होता है। जिस प्रकार शारीरिक बदलाव होते हैं, उस प्रकार किशोरावस्था में मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले से अधिक सचेत हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं और संवेदनशील हो जाते हैं। वो दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। किशोरावस्था में बच्चे किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, तर्क वितर्क करके निर्णय लेते हैं। वो खुद जांचते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी बच्चों को अकेलापन अच्छा लगने लगता है। ये सब बदलाव होने प्रारंभ हो जाते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। आप सब लोगों को पता है, जब शिशु जन्म लेता है तभी उसका लिंग निर्धारण हो जाता है। बालक बालिका का अंतर तभी से समझ में आ जाता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण हैं जो किशोरावस्था में आगे चलकर प्रकट होते हैं। जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाना तथा लड़कियों में स्तन का विकास आदि। लड़कों के छाती पर बाल आ जाते हैं तथा लड़के तथा लड़कियों की जांघ के ऊपर बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आता है, जो कि किशोरावस्था में प्रकट होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये नलिका विहीन होती हैं। किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्राव से लड़कों में मूछ तथा दाढ़ी का आना। अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव के कारण लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अभी हम लोग इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पीयूष ग्रंथि ये क्या करती है? ये वृद्धि हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि, इससे
थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर पीयूष ग्रंथि है। इसके कारण लंबाई में वृद्धि होती है। इसकी कमी से लंबाई में वृद्धि की कमी हो जाती है, अर्थात बालक बालिकाओं की लंबाई पर प्रभाव पड़ता है और वो ज्यादा ऊंचे नहीं हो पाते हैं। थायराइड ग्रंथि, थायराइड, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों का गला खूब मोटा सा होता है, उनको घेंगा रोग हो जाता है। एडिनल ग्रंथि, ये यहाँ पर पाई जाती है। इसमें एडिनेलिन नामक स्राव निकलता है, हार्मोन। एडिनेलिन हार्मोन जो होता है गुस्से और तनाव में हमारे शरीर में आ जाता है। आप लोगों को जब गुस्सा आता होगा तो एक उत्तेजना सी होती है, ये एडिनेलिन हार्मोन के कारण होता है। इन संवेदनाओं को खत्म करने के लिए नॉर एडिनेलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो इन पर नियंत्रण करता है। अग्न्याशय ग्रंथि, इनसे इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। इससे मधुमेह रोग भी हो जाता है। वृषण, ये पुरुषों में या बालकों में पाया जाता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलते हैं, जिससे शरीर में ये दाढ़ी मूछों पर नियंत्रित रखते हैं और साथ ही साथ वृषण से शुक्राणु निकालने में नियंत्रित रखते हैं। अंडाशय, ये स्त्रियों में पाया जाता है और इससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है, जो अंडाणुओं पर नियंत्रण रखता है, साथ ही साथ स्तन विकसित करने में भी नियंत्रित करता है। अब कुछ और भी जानें। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ये ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त में डालती हैं, जिससे वो रक्त के द्वारा विशिष्ट अंग में पहुंच जाते हैं। अब आपको समझ ही में आ गया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। प्रजनन, जब किशोर के वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। अर्थात जब प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं तो लड़कों में वृषण से शुक्राणु निकलने लगते हैं और लड़कियों के अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है। स्त्रियों में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 40 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन करने की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष प्रारंभ हो जाती है, परंतु उस समय पूरी परिपक्वता नहीं आती है। आइए अब ऋतुस्राव के बारे में जानते हैं। अभी आपने जाना कि 11 से 12 वर्ष तक बच्चों में, बालिकाओं में जनन अंग विकसित हो जाते हैं, जिनमें अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है, लेकिन जननांग पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, वो संतति का वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई है, जब हमारे जननांग परिपक्व हो जाएं। अब हम लोग जानते हैं ऋतुस्राव के बारे में। स्त्रियों के अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म
या माहवारी कहते हैं। आप सब इससे परिचित ही होंगे। माहवारी, ऋतुस्राव या रजोधर्म, ये तीनों एक ही चीज को कहते हैं। चित्र में देखिए, आपको अंडाशय का चित्र दिख रहा है। ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है और ये अंडवाहिनी है। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है, जो कि अंडवाहिनियों में शुक्राणुओं से आकर मिलती हैं। इस अवस्था में गर्भाशय क्या करता है, जब इनका निषेचन हो जाता है तो ये एक गद्देदार, आपने देखा होगा जैसे चुईया कपड़े बटोरती है बच्चों के लिए और चिड़िया घर बनाती है तिनके बटोर के कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा कर ले, वैसे ही हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में गर्भाशय क्या करता है, रुधिर के लिए गद्देदार स्तर का निर्माण करता है, जहाँ पे वो अंडाणुओं को युग्मज के रूप में पाल सके और भ्रूण का निर्माण हो सके। परंतु यदि अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिलते हैं तो रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। उस समय जो भी ये अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार जो मोटी हुई थी, वो रुधिर वाहिकाओं के साथ टूटने लगती है और रक्त का स्राव प्रारंभ हो जाता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। आइए अब ऋतुस्राव चक्र को अच्छे से समझते हैं। आइए ऋतुस्राव चक्र को अच्छे से समझते हैं। मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है। इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इस चक्र में अंडाणुओं का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं सहित टूटना शामिल है। ये सब ऋतुस्राव चक्र में आता है, जो कि 28 से 30 दिन का होता है। आप चित्र में देखिए, आपको ये 28 दिनों का माहवारी चक्र दिख रहा होगा। 1 से लेकर 5 तक ये माहवारी आती है, जिसमें माहवारी आने लगती है, यानी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। ये तब होता है जब अंडाणु शुक्राणु से निषेचित नहीं होता है। निषेचन न होने की स्थिति में माहवारी प्रारंभ हो जाती है और ये 16 दिन है, ये उर्वरक दिन है। रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। ऋतुस्राव चक्र स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है, इसे रजोदर्शन कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते यह चक्र प्रायः रुक जाता है, इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। अर्थात जब पहला रक्तस्राव प्रारंभ होता है तो इसे हम रजोदर्शन कहेंगे, जो कि अनमूनन 11 से 12 वर्ष की आयु में होता है, और 45 से 50 वर्ष की आयु में रक्तस्राव बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सके। जनन स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम तथा व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। हम लोगों को इसमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्वेद एवं तेल ग्रंथियां निकलने से हमारे शरीर में बदबू आने लगती है। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय ध्यान न रखने से अनेक घातक बीमारियां हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी आपने सुनी होगी। इस समय पैड प्रत्येक 6 घंटे पे बदलने चाहिए, अर्थात एक दिन में 4 पैड बदलना जरूरी है।
गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। तो इस समय आप लोग खासकर बालिकाएं सफाई का जरूर ध्यान दें। अगरचे वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं ऋतुस्राव में, तो उस कपड़े को धूप में जरूर सुखाएं। नहीं तो सैनिटरी नैपकिन आपके विद्यालय में भी मिलता है, उसका उपयोग करें। सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के बाद उसको इंसुलेटर में जला दें। कुछ और भी जानें। हमारे देश में विवाह के लिए आयु कानून बनाकर निर्धारित कर दी गई है। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसका पालन न करना कानूनन जुर्म है और सजा का प्रावधान है। ये क्यों है, अभी हमने आपको बताया ही था। जनन अंग विकसित हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियों का शरीर पूर्णतः गर्भधारण के लिए 18 वर्ष के बाद ही होता है। लड़के भी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको भी बहुत सारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाल विवाह करना कानूनन जुर्म के साथ है ही है और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आज हमने किशोरावस्था के बारे में जाना, किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव के बारे में जाना। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ हमने द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में जाना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछों का निकलना और स्तनों का विकास होना। हमने प्रजनन के बारे में जाना तथा जनन स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जाना। बच्चों, आपने अब तक जो भी समझा है उसकी समझ को बढ़ाने के लिए आपसे हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको आप बताइएगा। आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप सही सोचकर हमें बताइए। किशोरावस्था की अवधि है 0 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 20 से 50 वर्ष। सोचकर बताइए। बिल्कुल सही, किशोरावस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म किस अवस्था में प्रारंभ होता है, बताइए। 11 से 13 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में, कि कभी नहीं? बिल्कुल सही, ऋतुस्राव 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है।